हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। एंड फंडामेंटल एनालिसिस का ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं क्वालिटेटिव की एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हम लोग अभी कर रहे थे, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस सीखा था एंड कुछ कंपनीज के रेशियोज कंपेयर किए थे। सो इस वीडियो में हम लोग वही क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम लोग रिमेनिंग एक दो टॉपिक्स पिक करेंगे, पीएनएल शीट, बैलेंस एंड कैश फ्लो, ठीक है। बैलेंस शीट एंड पीएनएल स्टेटमेंट ये आपको कंपनी के बारे में मिल जाती है डिटेल्स में, हम लोग कैसे इसको एनालाइज करना है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा आज का पीएनएल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। सिमिलरली जो स्क्रीनर डॉट इन हम लोग यूज कर रहे हैं वही वेबसाइट हम लोग यूज करेंगे। कोई भी कंपनी आपको सर्च कर लेनी है जिसका आपको मतलब पीएनएल पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने कंपनी सर्च करी है लॉयड्स मेटल, ये हमने ऑलरेडी सजेस्ट करी हुई है। सो इसको हम लोग रीड करेंगे। एंड लॉयड्स मेटल में हम लोग जाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है। सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो सेल्स। सेल्स आपकी किसी भी कंपनी की हमेशा बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सेल्स इंक्रीजिंग मैनर में है तो मतलब कंपनी कुछ ना कुछ सेल्स बढ़ा रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के चांसेस रखती है, ठीक है। देन सेकंड थिंग हमारा होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम लोग का होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकलता है सेल्स में, मतलब सेल्स और एक्सपेंसेस के हेल्प से, मतलब सेल्स कितना और एक्सपेंसेस कितने कंपनी के, उसके बेस पे हमें पता चलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे यहाँ पे देखो 330 की सेल्स है एंड आपका एक्सपेंस है 324 का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 बचा कंपनी के पास। मतलब सेल्स उसने करी 330 की, बट 324 उसने एक्सपेंसेस में यूज भी कर लिए। तो ये आपका निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक तो आपको देखना है सेल्स आपका हमेशा इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए, दो चीज आपको इंक्रीजिंग मैनर में चाहिए। सबसे पहली चीज सेल्स एंड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आपको फोकस करना है। एक तो आपको सेल्स देखना है इंक्रीजिंग मैनर में, जो जो मैं बोल रहा हूँ बस आप फोकस करते जाना, ठीक है। लाइक कभी भी आप फ्यूचर में एनालिसिस करते हो तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जिससे आप 2 मिनट में अपना एनालिसिस खत्म कर पाओ, वैसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल्स आपको इंक्रीजिंग मैनर चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग मैनर में चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये परसेंटेज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इन दोनों के माइनस करके उसका परसेंटेज। इसमें देखो पहले 2% था, 7%, 6%, तो अभी हमको देखना है रिसेंट 5-6 साल का। रिसेंट 4-5 साल देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल, मतलब पीछे के 2-3 साल लगातार अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 814, 1700, 1900, 2600, कॉन्स्टेंटली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और मार्जिन में परसेंटेज देखो 24, 27, 29, 30। इट मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्लस उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस और सेल्स को माइनस करके आपको मिल जाएगा ये फिगर। एंड परसेंटेज वाइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या, अगर मान लो सेल्स आपकी बढ़ रही है, ठीक है, बट एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं कंपनी के, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा अच्छा नहीं होगा एंड उससे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक मान लो कोई कंपनी सेल्स भी बढ़ा दी बट उसका एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गया, तो क्या है कि वहां पे उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएगा थोड़ा कम आएगा, तो परसेंटेज जो ग्रोथ होगी वो पिछले बार से कम होगी। अब मान लो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये भी आपको इंक्रीजिंग मैनर में चाहिए, ठीक है। ये भी आपको नोटिस करना है, ये तीन चीजें ऊपर की तरफ से सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है सेल्स करके, बट अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है उस प्रॉफिट को, ठीक है। देन हमको देखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आपको एक चीज नोटिस करनी है, नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए। लास्ट 3 क्वार्टर का आप इसका देख सकते हैं, इसका लास्ट 3 क्वार्टर का इंक्रीजिंग मैनर में ही है। एंड यहाँ पे आपको जो माइनस में दिखा रहा है नेट प्रॉफिट, ये मे बी किसी अदर इनकम में जो माइनस दिख रहा है आपको, मे बी किसी लोन वोन को पे करने में या फिर कुछ इंटरेस्ट पे किया उसके उसके बेस में जा सकता है, ठीक है। कंपनी ने अपना कुछ क्लियरेंस किया होगा, यहाँ पे आपका माइनस में एक दिख रहा है, बट कॉन्स्टेंटली अभी देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इंक्रीज कर रहा है कंपनी का, ये लास्ट में इंक्रीज हुआ है, बीच में बस एक ये फिगर है जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग है। बाकी कांस्टेंट देखा जाए तो अभी इंक्रीजिंग मैनर में ही है, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट के अलावा आपको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम देख चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख चुके हैं, नेट प्रॉफिट भी देख चुके हैं, ठीक है। एंड ईपीएस तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ऊपर की तरफ। एंड इसके अलावा अभी हमको बस इन चीजों को फोकस करना है, 1, 2, 3 एंड 4। ये चार चीजें आपकी इंक्रीजिंग फेज में होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने बताया कि कंपनी अपना प्रॉफिट ढंग से मैनेज नहीं कर पाई है।
एक स्टॉक है जेनेसिस करके, इसके फंडामेंटल देखो ठीक ठाक है, बट इसमें क्या फर्क है ये देखो। एक चीज नोटिस करते हैं। सबसे पहले इसके पीएनएल में चलते हैं। पीएनएल में देखो इसकी जो सेल्स हैं बढ़ रही हैं 80, 120, 181, 198, 311, 331। बट यहाँ नीचे देखो इसके एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, मतलब ज्यादा बढ़े बीच में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, 23, 32 यहाँ ठीक था, 30 से 41 ये भी ठीक है, 41 से 46 यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है। पर बीच बीच में इसमें मतलब डिप और वो राइज आता है, 23, 32, 41, 46, इसका सभी ठीक है। हमें एक ऐसा चाहिए स्टॉक इसमें परसेंटेज ना से घटे फिर बढ़े, ठीक है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पैटर्न, 25 था पहले, 32 हुआ फिर गिर गया, 17% आया। अब यहाँ पे देखो इसने कंपनी ने 114 से 115 सेल्स इंक्रीज करी, राइट। बट एक्सपेंसेस देखो 78 से 96, ज्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो इससे फर्क क्या है, जहाँ 36 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वहां 19 रुपीज का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में फर्क आया। एंड यहाँ पे देखो जहाँ 32% कंपनी ने प्रॉफिट किया, यहाँ पे सिर्फ 17% बचा, बिकॉज एक्सपेंसेस में ज्यादा खर्चा किया। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसमें कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही है ये चीज, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है बट अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पा रही है। अगर आपको देखिए सेल्स बढ़ रही है एंड ये भी बढ़ रहा है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं घटेगा तभी आपका परसेंटेज रिटर्न घटेगा। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर डिप आया है, इसका मतलब सेल्स बढ़ने के बाद भी कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। पीएनएल में चार चीजें आपको नोटिस करनी है, आप इस तरह पीएनएल को रीड कर सकते हो किसी भी कंपनी की, ठीक है। अपने इनिशियल एग्जांपल पे चलते हैं जो हमने पिक किया था, लर्स मेटल। एंड अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थिंग। पीएनएल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड अपना सेकंड टॉपिक है आज का बैलेंस शीट। अब आपको बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है कंपनी की, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं उनके बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में आपको कुछ चीजें फोकस करनी है, वो मैं बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व्स आपके इंक्रीजिंग फेज में होने चाहिए, जैसे इस कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अब रिजर्व्स बढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कंपनी का भी बंद होगी या फिर कुछ सीन होगा तो उसके पास इनफ रिसोर्सेस होंगे अपने मतलब जो भी इन्वेस्टर्स उनको पे करने के लिए, ठीक है। इसलिए रिजर्व्स हमेशा कंपनी के बढ़ते हुए होने चाहिए, ठीक है। एंड जो कंपनी का अदर लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज आपकी ये भी इंक्रीजिंग फेज में होनी चाहिए, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज एंड यहाँ पे आपका रिजर्व, ये दो चीज आपको नोटिस करनी है, आपको इंक्रीजिंग फेज में चाहिए। एंड टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी बढ़नी चाहिए कंपनी की, ठीक है। ये तीन चीज नोटिस करनी है अभी के लिए, रिजर्व, अदर लाइबिलिटीज एंड टोटल लाइबिलिटीज। एंड फिक्स्ड एसेट करके, फिक्स एसेट में भी आपको नोटिस करना है कि फिक्स एसेट आपका बढ़ता हुआ फेज में होना चाहिए जैसे इस कंपनी का है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोटिस करना है अदर एसेट्स करके, अदर एसेट्स भी आपका इंक्रीजिंग फेज में होना चाहिए। एंड लास्ट में आपको नोटिस करना है टोटल एसेट्स करके, ठीक है। टोटल टोटल एसेट्स भी आपका बढ़ते हुए फेज में होना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट भी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है। तो आपको नोटिस क्या क्या करना है, रिजर्व्स, अदर लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट, टोटल एसेट, ये सारी की सारी चीजें आपकी इंक्रीजिंग फेज में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें इंक्रीजिंग फेज में तो कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। अगर कुछ चीजें आपकी मे बी थोड़ा अप डाउन हो रही है तो आप कह सकते हो एवरेज है बैलेंस शीट या फिर थोड़ी डाउन है। मान लो कोई कंपनी में रिजर्व्स उसके अच्छे खासे बढ़ रहे हैं बट टोटल लाइबिलिटीज मतलब नहीं बढ़ रही है, फिर यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज में थोड़ा कम हुआ है कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप आया। तो ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है कि थोड़ा बहुत अप डाउन कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा एवरेज में ला सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मान के चलते हैं इसका कुछ भी ऐसा मुझे डिप नहीं दिखा है, तो पीएनएल शीट एंड इसके अलावा हमारा बैलेंस शीट दोनों की दोनों अभी इस कंपनी की अच्छी है। तो लर्स मेटल दोनों केसेस में पास आउट हो जाता है, मतलब दोनों केसेस अच्छे हैं उसके लिए। एंड अब हम लोग देखेंगे थर्ड टॉपिक अपना आज का, वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो में आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, बट हम लोग सिंपल सा रखते हैं कि आपको देखना क्या है कैश फ्लो के अंदर। आपको ध्यान देना है कैश फ्लो में आपका ये जो ऊपर वाला है CFOA, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपको चाहिए होगा पॉजिटिव में। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, CFOA में आपको मिलता है सेल्स, सेल्स मतलब कंपनी कुछ ना कुछ आउट इनफ्लो कर रही है, मतलब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। जो भी हमारा कैश अंदर आता है उसको हम इनफ्लो कहते हैं, ये चीज हम लोग लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं CFOA को,
ठीक है, सी एफ ओ ए, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, सी एफ ओ ए। सो इसके अंदर आपको क्या नोटिस करना है, दो तीन चीजें होती हैं, देख लेते हैं। सेल्स जो होती है कंपनी की, वो किसी भी कंपनी के लिए इनफ्लो होती है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसके थ्रू। देन परचेज, परचेज जो होता है वो होता है आउटफ्लो। ठीक है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अगर ये तीन चीजें आप इंक्लूड करते हो, एंड अगर आपको सी एफ ओ ए पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अपने सेल्स के थ्रू अपने परचेज एंड एक्सपेंसेस दोनों को कहीं ना कहीं मैनेज करती है। ठीक है। ये भी आपका कैश का आउटफ्लो है, मतलब इन दोनों के खर्चों को ये अपनी सेल्स से निकाल लेती है, तभी आपको ये मिलेगा पॉजिटिव में। ठीक है, मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। एंड इसके अलावा आपको देखना है सी एफ आई, सेकेंड थिंग होती है कैश फ्लो। हमने पहला वाला जो डिस्कस कर लिया है, ये वाला चीज हमने डिस्कस कर लिया है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो हुआ है, इसमें आपको देखना है सी एफ आई ए, सी एफ आई ए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर आपको कुछ नोटिस नहीं करना, बस मैं बता देता हूँ ये पर्टिकुलर चीज होती क्या है। अब कोई भी कंपनी अगर कुछ बाय करती है, ठीक है, लाइक बाइंग अ फिक्स्ड एसेट, कोई भी एसेट बाई करा किसी कंपनी ने, तो वो आपका किस में जाएगा, आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो हुआ, क्योंकि कुछ बाय कर रही है कंपनी। इसके अंदर एक तो ये होता है कैश का आउटफ्लो, मतलब कैश खर्चा हो रहा है कंपनी के थ्रू। एंड सेलिंग अ फिक्स एसेट, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, किसी भी स्टॉक को या किसी एसेट में हम लोग बाय करते हो, सेल करते हैं। तो सेलिंग अ फिक्स्ड एसेट क्या होता है हमारा, सिंपल सी एग्जांपल है, अपने डीमेट के साथ भी स्टॉक्स बाय एंड सेल करते हैं, वैसा ही कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो। डीमेट में मैंने कुछ बाय करा तो मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ, जब उस स्टॉक को सेल करूंगा तो मेरा कैश इनफ्लो होगा मेरे बैंक में। ठीक है। तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, इनफ्लो। तो सी एफ आई ए के अंदर आपका ये आता है। देन थर्ड आपका होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मतलब सी एफ एफ ए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब इसके अंदर क्या आता है हम लोग का, अगर कंपनी ने कोई भी मतलब लोन लिया है, ठीक है, टेकिंग लोन, और भी कई सारी चीजें होती है, कुछ कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, टेकिंग लोन या कैश का इनफ्लो हुआ, कंपनी में पैसा आया लोन के थ्रू। ठीक है। एक आपका होता है बाइंग बैक देयर शेयर्स, बाइंग बैक देयर शेयर्स, मतलब अगर कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कैश को वापस, मतलब शेयर्स को वापस ले रही है, तो बाइंग बैक कर रही है। तो ये क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ, इसमें कंपनी ने खर्चा किया अपना। इसके अलावा आपको देखना है, लाइक कोई पे ऑफ लोन करना, लोन लिया है तो लोन पे ऑफ भी करेगी कंपनी, पे ऑफ लोन, ये आपका होगा कैश का आउटफ्लो, इसमें कंपनी का खर्चा हुआ। तो ये बेसिक आपकी वो जो हमारी शीट होती है, बैलेंस शीट, इसके अंदर ये चीजें दी होती है। तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, सी एफ ओ ए और सी एफ आई ए और सी डबल एफ ए। ठीक है। इसके अंदर ये चीजें होती हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। अब आपको देखना क्या है कैश फ्लो के अंदर, ये तो सिंपल से मैंने बता दिया आपको कैश फ्लो शीट, कैश फ्लो होता क्या है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये जो पर्टिकुलर चीज है आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी मार्च 2025 एंड 26 में रिसेंटली ये पॉजिटिव में आ चुकी है, बट बीच में नेगेटिव में थी, इसका मतलब कंपनी कुछ प्रॉफिट अच्छा नहीं कर पा रही थी। मे बी उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, मतलब एक्सपेंसेस अपने मैनेज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा हो। बट रीसेंट वाइज पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर पीएनएल में भी मुझे दिख गया था, ये देखो, ये चीज नोटिस करो, 22-23 में कंपनी ने लॉस में करा, मतलब अदर इनकम में माइनस में हुआ, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे एक लॉस अकर किया था 2023 में। मे बी ड्यू टू एक्सपेंसेस या फिर कोई एक्स्ट्रा जो हम लोग के खर्चे होते हैं कंपनी के, उसके बेस पे इसको लॉस हुआ था। ठीक है। एंड वही चीज हमें कैश फ्लो में देख लीजिए कि ये तीन कैश फ्लो निगेटिव में, एंड अभी इसने कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करना स्टार्ट किया 2024-25 से। ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ इश्यू नहीं दिख रहा, बट ओवरऑल अगर आप नेट कैश फ्लो देखोगे, ये भी मुझे पॉजिटिव में चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं लॉयड्स मेटल का रेट करूंगा, तो ये बिलो एवरेज है, आई मीन बहुत अच्छा नहीं है और बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक भी नहीं है। क्योंकि एक चीज मुझे मिल रही है पॉजिटिव, बट नेट कैश फ्लो अगर मेरा पॉजिटिव नहीं है, तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के मुझे लगता है कि लॉयड्स मेटल कैश फ्लो स्टेटमेंट में पास नहीं करता है। अभी हमने तीन चीजें देखी आज, बैलेंस शीट एंड पीएनएल एंड कैश फ्लो।
इन तीन चीजों में से कैश फ्लो में हम लोग लाइट्स मेटल को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इन तीन चीजों के अलावा हम लोग एक सिंपल सी चीज पढ़ लेते हैं, एंड वो बहुत सिंपल हम्म, टॉपिक है जिसको हम लोग इसी में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है। वो है हमारा प्रमोटर होल्डिंग। अब प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? प्रमोटर होल्डिंग मतलब कंपनी के प्रमोटर्स कितने हैं। कंपनी जब इनिशियली मार्केट में लिस्टेड होती है तो कई बड़े लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं एज अ प्रमोटर। उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए उनको इनिशियली स्टॉक मिल जाते हैं। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो कितना होल्ड करते हैं स्टॉक को, लाइक ये बहुत मैटर करता है। किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होना मैटर करता है उस कंपनी की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है। अगर किसी कंपनी में 65% प्रमोटर्स हैं, ठीक है, इसका मतलब अच्छा है, हमें देखना मिनिमम 50% से ज्यादा। एक मिनिमम क्राइटेरिया है 50% से ज्यादा। सो हमें क्या देखना है प्रमोटर होल्डिंग में? मिनिमम 50% एंड अबव। ये एक चीज हमें नोटिस करनी है। इसके अलावा एक और चीज हमेशा नोटिस करनी है। प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट डिक्रीज ईयर ऑन ईयर। मतलब हर साल अगर प्रमोटर होल्डिंग में फर्क आ रहा है, प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है उनके प्रमोटर्स को। एंड ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए थोड़ा निगेटिव होता है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे कुछ डिप आया था 2024-25 के बाद, यहाँ थोड़ा सा डिप आया था। एंड रिसेंटली यहीं पे तुम्हें वो नेगेटिव फिगर्स भी दिखे थे, मतलब प्रमोटर्स में 2% प्रमोटर्स ने एग्जिट किया था। बट अभी के टाइम पे अगर नोटिस किया जाए तो कॉन्स्टेंटली ये प्रमोटर्स बने हुए थे, 2% प्रमोटर एग्जिट करने के बाद भी। एंड उसके बाद भी देखोगे तो हल्का सा ग्रोथ मिला है 0.73 ये परसेंटेज वाइज। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रमोटर अभी बने हुए हैं इसके अंदर। तो मैं प्रमोटर होल्डिंग इसकी कहीं ना कहीं ठीक मानूंगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली डिप देखने को नहीं मिला प्रमोटर होल्डिंग में। सिर्फ 2% प्रमोटर गिरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक। सो वो इतना डिप चल जाता है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग वाइज भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के जो हमें पता चलता है, प्रमोटर होल्डिंग वाइज भी हमें पता चल रहा है कि लॉयड्स मेटल एक अच्छा स्टॉक है। सो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं हटा दूं, तो अभी मेरे को जो तीन हमने चार रेशियोज दिखे, चारों के चार चार चीजें देखी हमने, इसमें चारों की चारों चीजें हमें सपोर्ट कर रही है, बस एक को हटा दिया जाए तो वो है अपना कैश फ्लो। ठीक है। सो आज की फंडामेंटल वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दो टॉपिक्स और पिक करेंगे, लास्ट में एक फाइनल वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस का स्टॉक करेंगे एंड उसके अलावा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इफ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। एंड सॉरी फॉर द डिले, लाइक काफी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। एंड रिसेंटली भी इस पे मेरे को भी काफी टाइम नहीं मिला था वीडियो रिकॉर्ड करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।